नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए थे और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब भी रैलियां पश्चिमी बंगाल में हुई तो वहां लोगों में उत्साह और भीड़ दोनों जो है वो देखने लायक था। और उसके बाद में एग्जिट पोल ने भी एक आंकड़े दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। 30 से ऊपर जो है वो सीटें आने की पूरी संभावना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अनुमान लगाने के पीछे अगर हम धारणा को देखें तो इसके लिए अगर हम 2019 के चुनाव का आंकड़ा उठा के देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती। उसके बाद में विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने 70 के आसपास जो है वो सीटें विधानसभा चुनाव में निकाली। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने एक सीएए जिसमें हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून लाया, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि पश्चिमी बंगाल में उसका वोट बैंक जो है वो बढ़ेगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन जिस दिन नतीजे आए उस दिन हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हम कह सकते हैं कि किस तरह से दुर्दशा हुई। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की बात की तो उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम ये कहें कि दुर्दशा हुई तो ये कहना जो है वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। लेकिन पश्चिमी बंगाल में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हुई है और इससे ज़्यादा दुर्दशा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हो नहीं सकती। और इसके एक चीज़ को और समझ लेते हैं कि पश्चिमी बंगाल का जो वोटर्स है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट तो देना चाहता है, लेकिन फिर वो वोट क्यों नहीं देता, इसके पीछे क्या वजह है, हम उन कारणों की हम समीक्षा करेंगे। और उन्हीं कारणों को समझने में भारतीय जनता पार्टी ने गलती की है और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने भुगता है। और आगे भी मुझे लगता है कि पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का अगर ऐसा ही रवैया रहा तो वो पश्चिमी बंगाल में बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा कर ले, उसकी उम्मीद जो है वो नज़र आती भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी, आपको पता होगा कांग्रेस से वो निकल के उन्होंने टीएमसी की जो है वो स्थापना की। टीएमसी एक नई पार्टी बनाई। लेफ्ट का दबदबा जो है वो पश्चिमी बंगाल में हुआ करता था, तो लेफ्ट को जो है वो जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल से बाहर खदेड़ दिया वो भी जो है वो काबिले तारीफ है। लेकिन इस चुनाव में भी अगर हम देखें तो ममता बनर्जी, सबसे बड़ी बात माटी, माँ माटी और मानुस, उनका एक नारा हुआ करता था, आपको पता होगा। इससे पहले भी 2018 में, 2021 के विधानसभा चुनाव में और अभी भी, तो वो अपने नारे पे जो है वो अड़ी गए। आज भी वो जो है वो माँ माटी और मानुस की बात करती है। और उसके साथ में एक सबसे बड़ी जो बात है वो है ममता बनर्जी की एकला चलोरे की नीति। ममता बनर्जी एकला चलोरे की नीति मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा विपक्षी गठबंधन, जब विपक्षी गठबंधन की शुरुआत हुई थी, नीतीश कुमार उसके जो है वो संयोजक बन रहे थे, अलग अलग स्टेट में जाके मुख्यमंत्रियों से मिलते थे। और जब शुरू की 3 मीटिंग के बाद में जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे जब बात आई तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीट देने की बात की थी और उसके बाद में एक शर्त भी रखी थी कि वो तीसरी सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए सोनिया गांधी को उनको फोन करना पड़ेगा। तो 2 सीट की बात की, कांग्रेस उस पर राजी नहीं हुई। और ममता बनर्जी ने, आपको पता होगा, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की पश्चिमी बंगाल में एंटर करने वाली थी, ठीक उससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है वो अकेली चुनाव लड़ेगी। और आज आप देखिए, हालांकि इंडी गठबंधन को बाहर से वो समर्थन कर रही है, लेकिन वो इंडी गठबंधन के साथ किसी भी फॉर्मूले पे तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है अगर ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को समर्थन करती है या टीएमसी कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेती है तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी की जो सरकार है या ममता बनर्जी की पार्टी कमजोर हो जाएगी, उसकी वोटर्स पे पकड़ कमजोर हो जाएगी। और आपने देखा है ऐसा। अब आपके इसका दूसरा भी आपने देखा है कि ले दे के अगर हम बात करें, अधीर रंजन चौधरी लगातार जो है वो पिछले 5 साल से जो है वो पार्लियामेंट में लाइमलाइट का एक हिस्सा रहते थे, लेकिन आज वो चुनाव हार गए, बिल्कुल ऐसा ही हो गए। बहरामपुर से उनको यूसुफ पठान ने जो है वो चुनाव हरा दिया। और अधीर रंजन चौधरी ने भी ये कहा था कि ममता बनर्जी के साथ में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और अब उसकी वजह, बड़ी वजह अगर हम देखें कि ऐसा क्यों क्यों कोई पार्टी जो है वो ममता बनर्जी के गढ़ में पश्चिमी बंगाल में खास कर क्यों नहीं पाती, तो उसके पीछे हमें समझना होगा
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनके जो कार्यकर्ता है इनको डराया जाता है, इनको धमकाया जाता है, और जिस लोकतंत्र की ये विपक्षी गठबंधन बात कर रहा है, अगर उस लोकतंत्र की कहीं हत्या हो रही है तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिमी बंगाल है। आपने देखा होगा वहां पे बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं के घर पे जो है वो जला दिए जाते हैं, उनके पत्र घरों में तोड़फोड़ की जाती है, उनको डराया जाता है, उनको दबाया जाता है, या हम कहें कि बूथ कैप्चरिंग भी जो है वो वहां पे होती है। इसे जो है आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आपने इसका एक सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री है, तो शायद इस बार जो है वो कुछ अच्छा होगा। लेकिन इससे पहले चाहे संदेशखाली का मुद्दा हो या संदेशखाली से पहले भी हमने देखा विधानसभा चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी गई, और उसके बाद में ये लग रहा था कि बंगाल में जो है वो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लेकिन क्या केंद्र सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव लेके आए जिससे पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे और उससे जो है वो इस तरह के अपराधों के ऊपर लगाम लगाई जा सके? लेकिन ना केंद्र सरकार की ऐसी कोई हिम्मत हुई कि राष्ट्रपति शासन लगे, ना कोई विपक्षी पार्टी जो है वो उसका पुरजोर विरोध कर पाई। और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग जो है वो खुलकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में या कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर वो ऐसा करेंगे तो टीएमसी के कार्यकर्ता उनको जो है वो जान से मार देंगे। ये एक जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना, कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं करना, ये गृह मंत्रालय का जो है वो सीधे तौर पे अमित शाह का फेलर रहा, और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में भी जो है वो भुगतना पड़ा। इसके अलावा आपने देखा कि संदेशखाली जैसा एक मुद्दा मिल जाए किसी भी पार्टी को और उसको कोई दूसरी पार्टी, और वो भी इतनी मजबूत पार्टी, अगर भुना नहीं पाए, तो फिर आप इसको कैसे समझ सकते हो कि वो जो शेख है वो कैसे जो है वो औरतों के ऊपर जो है वो अत्याचार करता था, कैसे उसकी गुंडागर्दी, वो सारी चीजें जो है, और कई बार तो आपने देखा कि फुटेज भी सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र की कोई एजेंसी अगर वहां पे जाती है और उसको भी अगर सिर फोड़ के उसके अधिकारियों को वापस भेज दिया जाता है, तो आप सोच के देखिए कि पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार जिसके पास में इतनी पावर है, वो इतनी असहाय क्यों नजर आती है? तो इसके पीछे जो है वो सारा टीएमसी का ये जो क्रेडिट है वो ममता बनर्जी को जाता है। वहां पे कोई खड़ा होकर सीधे मुंह जो है वो जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकता। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे जो है, आपने ये भी देखा है कि वहां पे कई जगह से तो रिपोर्ट्स ये भी है कि वहां पे बूथ तक कैप्चर कर लिए जाते हैं, दूसरी पार्टियों के जो कैनोपी वगैरह, जो टेंट वगैरह लगाए जाते हैं, उनको उखाड़ दिया जाता है, उनके कार्यकर्ताओं को डराया जाता है 1 महीने पहले से कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना। और ऐसी स्थिति में आपने ये भी देखा है कि एक बड़े पुलिस अधिकारी को जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, और जब सीबीआई जैसी संस्थाएं और ईडी जैसी संस्थाएं उनको अरेस्ट करने पहुंची, तो ममता बनर्जी ने किस तरीके से उनको डिफेंड किया, उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया, वो धरने पे बैठी, और वो तमाम तरह की चीज़ें जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने जो है वो जारी भी की, प्रसारित भी की, और हमने और आप लोगों ने देखा भी। लेकिन हुआ क्या? डाक के 3 पात। केंद्र सरकार ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, ना गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया। राज्यपाल जो है वो मौके पे जाते हैं, आपने देखा होगा संदेशखाली भी गए थे, वो दौरा करते हैं, रिपोर्ट भी बनाते हैं, लेकिन रिपोर्ट बनाने के बाद में भी केंद्र सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ पे कोई बड़ा एक्शन ले सके। और इसी वजह से वहाँ के जो कार्यकर्ता, ये अकेली भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की भी है। वहाँ के जो है कार्यकर्ता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो खुलकर काम करेंगे तो ऐसी स्थिति में उनको उस अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा जो वो लगातार देखते आ रहे हैं। तो ये एक जो है वो पश्चिमी बंगाल में सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, आपने देखा होगा सीएए। जब केंद्र सरकार जब सीएए कानून लेके आई तो ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि वो इस कानून को पश्चिमी बंगाल में लागू नहीं होने देगी। और क्यों नहीं होने देगी? क्योंकि पश्चिमी बंगाल की डेमोग्राफी आपको पता होगा, बांग्लादेश के जो है वो टच में है, रोहिंग्या मुसलमानों का वहां पे जो है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, मतवा समाज के लोग भी वहां पे जो है वो बहुत संख्या में है। और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को यह लग रहा था कि इस वजह से हिंदुओं का वोट मिल जाएगा, लेकिन हिंदू वोटर्स जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं वो डरे हुए, सहमे हुए हैं। और फिर इसके बाद में ऐसे जो डेमोग्राफी चेंज हुई है उसके बाद में वो वोट बैंक जो है वो ममता बनर्जी का सुरक्षित रखता है। और ममता बनर्जी को यह भी पता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा आयुष्मान भारत योजना,
ये पूरे भारत के लिए एक प्रधानमंत्री की तरफ से जो है वो 5 लाख तक का जो है वो इलाज मुफ्त में किया जाएगा, एक योजना लाई गई थी गरीब परिवारों के लिए। लेकिन पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी ने उसको लागू नहीं होने दिया। किसानों तक के जो है वो सम्मान निधि के पैसे जो है वो ममता बनर्जी ने रोक दिए। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि केंद्र सरकार उसका फायदा उठा सकती थी, कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार रोक रही है, इसलिए राज्य सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप है कि वो उनको फायदा नहीं पहुंचने देती। और उसका एक एज था कि भारतीय जनता पार्टी को वो वोट बैंक मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की हालत वहां पे क्या हो गई। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार होते हुए अगर इस तरह का अगर वहां पे कानून व्यवस्था चल रही है, तो फिर आप अंदाजा लगा के देखिए कि दूसरी पार्टियों का तो वहां पे क्या असर होता होगा। तो ये कुछ जो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इसमें जो है वो अब आकलन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की हमने बात की कि उत्तर प्रदेश जो है वो क्यों भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई। फिर हमने इसमें पश्चिमी बंगाल के लिए भी एक अलग से वीडियो की बात की। तो उस वीडियो में हम उन्हीं कारणों को जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो वाजिब कारण जो है वो पश्चिमी बंगाल से नजर आ रहे हैं। और आज भी आप देखिए विपक्षी गठबंधन में ममता बनर्जी जो है वो बाहर से सपोर्ट कर रही है, लेकिन उनकी किसी भी मीटिंग में, चाहे वो 1 जून की मीटिंग हो या अभी जो बाद की 5 जून की जो मीटिंग है, उसमें भी ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। तो वो उन्होंने अपनी एकला चलोरे की रणनीति जो है वो अपना रखी है। और एक और, हाँ, वहाँ की जो खबर जो छूट रही है उसमें अगर हम बात करें, तो ममता बनर्जी ने एक स्थानीय इकाई, जिस तरीके से बीजेपी का संगठन बाकी राज्यों में मजबूत है, आपने सुना होगा कि बीजेपी जो है वो बूथ लेवल पे काम करती है। ठीक ऐसे ही ममता बनर्जी ने भी जो है वो टीएमसी की एक स्थानीय इकाई बना रखी है। और उस स्थानीय इकाई का जो काम होता है और उसका आप प्रभाव देखिए कि उसकी सहमति के बिना कोई व्यक्ति वहां पे एफआईआर तक जो है वो थाने में दर्ज नहीं करा सकता। तो आप सोच के देखिए कि अगर ऐसा कोई अपराध होता है या कोई ऐसा कोई मामला होता है, तो उसको निपटारे के लिए जो है वो टीएमसी की स्थानीय इकाई के पास जाना पड़ेगा। इससे कार्यकर्ता और जो लोग जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं। और लोगों को ये डर भी है कि अगर ऐसा होता है होगा, अगर उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया, तो फिर इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। यहां तक कि कुछ जो है वो आपराधिक मामले भी जो है वो स्थानीय इकाई में बैठ के सुलझाए जाते हैं। और इसका सीधा फायदा जो है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि बूथ संगठन जो है वो मजबूत है, ठीक ऐसे ही टीएमसी जो है वो पश्चिमी बंगाल में अपनी जड़ें जो है उसने जमा रखी है। और उसको तोड़ना जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम है। और जब तक कोई दूसरी पार्टी ऐसा नहीं करेगी, तो पश्चिमी बंगाल में वो कुछ अच्छा कर सकती है, ये उसको जो है वो भूल जाना चाहिए। चाहे आगामी आप विधानसभा चुनाव देख लीजिएगा, उसमें भी जो है, और हर विधानसभा चुनाव, हर लोकसभा चुनाव चाहे स्थानीय इकाई निकाय के चुनाव हो, हमने वहाँ पे जो है वो दंगे फसाद भी देखे हैं, बम चलते हुए भी देखे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्याएं, घरों को जलाया जाता है। लेकिन फिर भी जो है कोई भी वहाँ पे इस तरह की आवाज़ जो है वो उठा नहीं सकता। और यही एक वजह है कि केंद्र सरकार ने सख्त जो कदम नहीं उठाए, उसका खामियाजा एक बार फिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी बंगाल में भुगतना पड़ा। तो इस एपिसोड में इतना ही। हो सकता है आप मेरी जो है वो इस आकलन से असहमत हो, लेकिन फिर भी जो धरातल की जो सच्चाई है उसको सामने लाना जो है वो एक फ़र्ज़ होता है, और वही जो है हमने कोशिश की है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ हम फिर एक नए राज्य की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।